Hey everyone, this is Simran and welcome back to your own YouTube channel इग्नो ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे IPO 4 की यूनिट 2 दैट इज एक्सपोर्ट सेल कॉन्ट्रैक्ट, और आज हम इसी यूनिट को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो अगर आप में से किसी ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कल के सेशन में हमने डिस्कस किया था स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, जो कि आपके हैं एफओबी कॉन्ट्रैक्ट्स और सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट्स, और हमने समझा था इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, राइट। अगर आप में से किसी ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि वो टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, ठीक है। तो इसके आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखिए यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट्स को भी फ्रस्ट्रेशन होती है। आज तक तो हम सुनते आए थे कि ह्यूमन बीइंग्स को फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन आज ये भी पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्ट्स को भी फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन का अलग मतलब है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब कोई भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट में आने का क्या मतलब होता है कि वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानती हैं, जो भी उनके लीगल ऑब्लिगेशंस होंगे वो उन्हें कंप्लीट करेंगी, राइट। अब फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या मतलब हुआ कि कुछ ऐसे फैक्टर्स क्रिएट हो जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और ऐसी ही सिचुएशन को कहा जाता है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे कि आपका वॉर हो गई, स्ट्राइक्स हो गए, लॉकआउट्स हो गए, तो ये सब आपके बस में तो नहीं हो सकता है ना। जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है उनके बस में तो है नहीं कि वॉर को रुकवा दे कि नहीं वॉर मत करिए क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। ऐसी चीज आपके हाथ में नहीं है। दीज आर अनकंट्रोलेबल इन नेचर, राइट। तो अगर ऐसी सिचुएशन या ऐसे फैक्टर्स क्रिएट हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है या इम्पॉसिबल हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। So there can be several factors beyond the control of the parties to a contract which makes the performance of contractual obligation impossible. For example, wars, civil disturbances, floods, fire at factory or strike at ports. In the common law countries, principally the UK and the Commonwealth countries, such situations are referred to as frustration of contracts. The equivalent concept is known as force majeure in the civil law countries, principally Western Europe. The term used for same purpose while trading with the Russia and East European countries is रिलीफ। तो देखिए यहाँ पे सिंपली ये कह रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज में या डिफरेंट रीजन में इसको अलग टर्मिनोलॉजी दी गई है, ठीक है। अगर हम यूके और कॉमनवेल्थ कंट्रीज की बात करें तो वहां पे इस सिचुएशन को फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है, ठीक। अगर मैं वेस्टर्न यूरोप की बात करूं तो वहां पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या कहा जाता है, फोर्स मेजेure कहा जाता है। और अगर हम रशिया या ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वहां पे इस सिचुएशन को रिलीफ कहा जाता है। मतलब सब ने अपने तरीके से अलग अलग टर्मिनोलॉजी दे रखी है, लेकिन जो मतलब है वो सेम ही है, ठीक। अब यहाँ पे मैंने इन पॉइंट्स को हाईलाइट इसलिए कर रखा है क्योंकि आपके पेपर में फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पूछा गया है, लेकिन ये भी पूछा गया है कि फोर्स मेजेure क्या होता है। अब अगर किसी ने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो उसे पता ही नहीं होगा कि ये फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का ही पार्ट है और इसी को ही कहा जाता है, ठीक। ऐसे ही पेपर में रिलीफ के बारे में भी पूछ सकता है। हालांकि अभी तक क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, लेकिन हाँ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और फोर्स मेजेure पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे रिलीफ पे पूछ ले, ठीक। इसलिए यहाँ पे मैंने इन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया था, ठीक है। If due to such reason the party concerned cannot do what is supposed to do under the contract can be terminated and the party will not be liable to pay damage to the other party, ठीक है। तो अगर कुछ भी ऐसी अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस आ जाती हैं तो उस टाइम पे अगर किसी पार्टी को कुछ डैमेज हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है, तो दूसरी पार्टी इसके लिए ज़रा भी लायबल नहीं होगी और वो कोई भी डैमेजेस के लिए कॉम्पेंसेट नहीं करेगी अगली पार्टी को, ठीक है।
So there is no unanimity of opinion as to what factors should be covered under the frustration of contract. It is therefore suggested by legal experts that the contract itself should specify the factors constituting force majeure. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे जितने भी फैक्टर्स आते हैं, यहाँ पे उसको लेके कोई भी एक सिंगल डिसीजन या ओपिनियन या फिर कह सकते हैं कंसेंसस नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि हाँ अगर हमने इस पर्टिकुलर फैक्टर को फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड कर दिया तो उसमें सब लोगों की रजामंदी हो। तो यहाँ पे यूनानिमिटी नहीं देखी गई है। इसकी वजह से क्या बोला गया है कि यहाँ पे लीगल एक्सपर्ट्स का ये सजेशन है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉर्म किया जाए उसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाए ताकि अगर कभी फ्यूचर में ऐसे फैक्टर्स क्रिएट हो जाते हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करने में दिक्कत ना हो। उसको लेके कोई प्रोविजंस ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है और ये भी समझ में आ गया होगा कि इसका जो हमारी ह्यूमन बीइंग्स में फ्रस्ट्रेशन का मतलब है उससे दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट। ये टॉपिक अपने में हमेशा से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है और आपको याद होगा IBO 1 में भी हमने इसको डिस्कस किया है। ये स्पेसिफिकली आपकी एक यूनिट ही थी IBO 1 में, राइट? अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि मैंने इसको काफी डिटेल में 2 वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, बट यहाँ पे एक बार हम ब्रीफ में इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये डिस्प्यूट सेटलमेंट होता क्या है या फिर ये डिस्प्यूट अराइज ही क्यों होते हैं। देखिए, अगर मैं सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट की भी बात करूं तो यहाँ पर भी डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं, है ना? जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं आपके उनसे डिस्प्यूट हो जाते हैं या फिर जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं उनके साथ डिस्प्यूट हो जाते हैं। ठीक, लेकिन अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो वहां पे जो सिचुएशन रहती है वो अलग रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी 2 कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा होता है, राइट? एक कंट्री एक्सपोर्टर है, एक कंट्री इंपोर्टर है, वहां पे रूल्स रेगुलेशंस हर कंट्री के अलग है, तो हो सकता है डिस्प्यूट अराइज हो जाए। इसके अलावा और भी वजह हो सकती है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है पार्टीज ने उन्हीं को नहीं कंप्लीट किया तो इसकी वजह से डिस्प्यूट अराइज हो गया। ठीक, ये भी हो सकता है कि एक्सपोर्टर किसी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट हो कि उनको प्रोडक्ट्स मिलेंगे और ताकि वो आगे एक्सपोर्ट कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी डिफॉल्ट पे चली जाती है तो वहां पर भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कई ऐसे एरियाज या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिस्प्यूट अराइज होते हैं और इन डिस्प्यूट को सेटल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि ट्रेड को ईजिली फ्लो कराया जा सके। ठीक है, अ कॉमन कॉज फॉर डिस्प्यूट रिलेट्स टू द क्वालिटी. Under most contract terms, the importer will have an opportunity to inspect the goods only when the consignment reaches him. By that time, he may have already paid the value of the goods to the exporter. Therefore, if on inspection the goods are found to be not as per the contract terms, he will reject the consignment and sue for damages. Other common causes for dispute are failure to ship on time, refusal to ship because of changes in market conditions, government regulations restricting exports, etc. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या बता रहा है कि जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस होता है तो उस टाइम पे इंपोर्टर पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो गुड्स को इंस्पेक्ट करे जब उसके पास गुड्स पहुंच जाए। ठीक है, उसने गुड्स को इंस्पेक्ट किया, अगर उसने कुछ गुड्स में प्रॉब्लम पाई या फिर लॉस्ट पाया या डैमेज पाया, लेकिन तब तक अगर उसने एक्सपोर्टर को ऑलरेडी उन गुड्स के लिए पे कर दिया तो यहाँ पे तो सीधी बात है डिस्प्यूट अराइज हो ही जाएगा, क्योंकि जो आपका इंपोर्टर उसने किस लिए पे किया था? गुड्स के लिए, लेकिन गुड्स तो अपनी नॉर्मल कंडीशंस में है ही नहीं, वो अब यूजेबल तो रहे नहीं, तो किस बात का पेमेंट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा और अदर फैक्टर्स हैं जैसे कि जो आपका शिप है वो टाइम पे नहीं पहुंचा। अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं आपके जो टाइम बेस्ड होते हैं, अब अगर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर नहीं कंप्लीट किया तो कहीं ना कहीं आपके डिस्प्यूट अराइज हो ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक फैक्टर है वो है आपका मार्केट कंडीशंस। मार्केट में अगर कुछ चेंजेस आ गए तो उसकी वजह से आपका शिपमेंट भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है और इसकी वजह से भी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट के अगर रेगुलेशंस में पॉलिसीज में कुछ फर्दर चेंजेस आ गए
तो उसकी वजह से भी डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिस्प्यूट अराइज होता है। ठीक है, सो इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए हमारे पास मेनली 3 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, एक तो आपका है लिटिगेशन, दूसरा आपका है आर्बिट्रेशन, लेकिन एक और होता है जो कि होता है कॉन्सिलिएशन। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन के बारे में ही पढ़ेंगे। कॉन्सिलिएशन ऑलरेडी हम IBO 1 में डिस्कस कर चुके हैं और आपकी इस पर्टिकुलर यूनिट में कॉन्सिलिएशन की बात नहीं करी गई है, तो जितना पूछा गया है, जितना बताया गया है, इतना ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, so litigation is not suitable for the settlement of trade disputes due to time consuming process, high cost and uncertainty of the final decision। देखिए, 2 मेथड्स की यहाँ पे बात हो रही है, लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन, और ये दोनों ही मेथड एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, लिटिगेशन मेथड में क्या होता है कि जब हम डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए कोर्ट के पास जाते हैं तो उस पर्टिकुलर मेथड को हम कहते हैं लिटिगेशन। और आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि जो भी हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं वो किसी एक पर्सन को सेलेक्ट करती हैं, हायर करती हैं, जिसको हम आर्बिट्रेटर कहते हैं, और वो डिस्प्यूट को सेटल करने में हेल्प करता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे मैंने आपको ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया कि लिटिगेशन क्या होता है और आर्बिट्रेशन क्या होता है, राइट। अगर आपको ज्यादा डीप में पढ़ना है तो आप IBO 1 का सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ लीजिएगा। वहां पे मैंने काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया है, इवन डिफरेंस भी बताया है कि लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो आप इसको वहीं से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, जो ये आपका लिटिगेशन मेथड होता है वो फॉरेन ट्रेड में ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता। उसकी वजह ये है कि हर जगह रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं, लॉज अलग है हर एक कंट्री के, राइट। तो अगर हम कोर्ट में डिस्प्यूट को सेटल करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज में अलग लॉज अप्लाई होंगे, किसी और कंट्री में अलग लॉज अप्लाई होंगे, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो जाएगा। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डिसीजन आना है वो भी हो सकता है प्रॉपर ना आ पाए। तो इसीलिए लिटिगेशन मेथड फॉरेन ट्रेड में उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता है। ठीक है, एक बार इसकी लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या बोल रहा है, कोर्ट प्रोसेस इज प्रोबेबली स्लो, टाइम कंज्यूमिंग एंड फॉर्मलिस्टिक। तो ये हम लोग को पता ही है कि कोर्ट वाला जो भी सीन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है और फॉर्मलिस्टिक भी है, मतलब फॉर्मल तरीके से ही काम होता है, तो इसीलिए इसमें टाइम भी काफी ज्यादा लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइडेबल नेसेसिटी ऑफ एक्सपर्ट विटनेस एंड अदर एविडेंस। अब देखिए, कोर्ट में जो भी आपके जज होंगे वही आपके डिस्प्यूट को सेटल करेंगे, राइट। अब ये तो जरूरी नहीं है कि जो भी वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हों वो इस पर्टिकुलर फील्ड में या इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज रखते हों, और अगर उनके पास उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी तो वो कभी भी फेयर डिसीजन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हो जाती है आपकी लिटिगेशन प्रोसेस की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकन्वीनियंस टू द पार्टीज। अब हो सकता है किसी पार्टी के पास टाइम है, किसी पार्टी के पास टाइम नहीं है, जिस डेट को दिया जा रहा है कि आपको इस डेट को कोर्ट में प्रेजेंट होना, हो सकता है कोई पार्टी ना प्रेजेंट हो पाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका एडवर्स पब्लिक इमेज। आई होप ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखिए जितनी भी हमारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, या फिर अगर उनका डिस्प्यूट हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक ब्रांड इमेज होती है उनकी, और अगर वो कोर्ट जाएंगी बार बार तो कहीं ना कहीं उनकी पब्लिक इमेज पे भी खराब असर पड़ता है। तो ये भी एक लिमिटेशन हो जाती है लिटिगेशन प्रोसेस की। इसलिए जो भी हमारी कंपनीज रहती हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज रहती हैं, वो आर्बिट्रेशन की तरफ ज़्यादा एम्फेसिस डालती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बिटरनेस एंड डिसरप्शन ऑफ ट्रेड रिलेशनशिप्स। अब जब बात कोर्ट तक जाएगी तो कहीं ना कहीं बिटरनेस आई जाती है, और साथ में जो ट्रेड रिलेशंस होते हैं हमारी पार्टीज के साथ वो भी खराब होने लग जाते हैं। तो ये लिटिगेशन की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। लेकिन वहीं पे अगर मैं आर्बिट्रेशन की बात करूं तो जो भी हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होती हैं वो मिलकर ही आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती हैं, और इससे क्या होता है कि जो उनके ट्रेड रिलेशंस हैं वो भी अच्छे रहते हैं और बिटरनेस भी नहीं आती है, राइट। और इससे एक फायदा ये भी होता है कि जो भी डिसीजन आता है वो कहीं ना कहीं एक मिडवे होता है दोनों ही पार्टीज के लिए। लेकिन अगर मैं लिटिगेशन की बात करूं तो वहां पे तो डिसीजन ऐसा नहीं होगा जो मिडवे होगा, या तो एक पार्टी की तरफ जाएगा या दूसरी पार्टी की तरफ नहीं जाएगा, मतलब वाइस वर्सा सिचुएशन रहेगी। तो ट्रेड रिलेशंस भी खराब हो जाएंगे और कहीं ना कहीं बिटरनेस भी आई जाएगी। ठीक है,
और लास्ट पॉइंट है अनफेमिलियरिटी ऑफ द लॉज एंड प्रोसीजर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो यहाँ पर हमने बात कर ली लिटिगेशन की लिमिटेशंस की। अब डिस्कस कर लेते हैं आर्बिट्रेशन के एडवांटेजेस के बारे में। हालांकि मैंने बीच बीच में आपको काफी एडवांटेजेस बता दिए हैं कि क्या है, लेकिन फिर भी इसको जल्दी से एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, क्विकनेस की। आर्बिट्रेशन काफी क्विक प्रोसेस होता है, लेकिन अगर हम लिटिगेशन से कंपेयर करें तो लिटिगेशन कैसा था, स्लो, टाइम कंज्यूमिंग और फॉर्मलिस्टिक था। लेकिन आर्बिट्रेशन की बात करी जाए तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है, फास्ट प्रोसेस है और इतना ज्यादा फॉर्मल भी नहीं होता है, ठीक है। सो आर्बिट्रेशन इज मच क्विक देन लिटिगेशन. It can be completed as quickly as the parties want it, depending on the circumstances and the nature of particular case. Under the Arbitration Act, the arbitrators have to make the award within 4 months from the date of entering on the reference. Usually, an arbitration cease may be settled between 4 months to 1 year. अगर हम आर्बिट्रेशन के प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो भी डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है उसका जो डिसीजन होता है वो 4 मंथ से 1 ईयर के बीच में दे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है, द आर्बिट्रेटर्स हैव टू मेक द अवार्ड विद इन 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग ऑन द रेफरेंस। अवार्ड का मतलब यहाँ ये नहीं है कि कोई अवार्ड दिया जाएगा, अवार्ड का मतलब यहाँ पे है डिसीजन या फिर जजमेंट। तो जो भी हमारा आर्बिट्रेटर होगा वो अपना जजमेंट या डिसीजन 4 मंथ से 1 ईयर के बीच में दे देगा। तो ये काफी क्विक प्रोसेस होता है। लेकिन अगर वही लिटिगेशन से कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम ऐसे आपके डिसीजन रहे होंगे जो 1 ईयर के अंदर दे दिए गए हो। तो इसीलिए बोला गया है कि ये काफी क्विक प्रोसेस है और फॉरेन ट्रेड की अगर बात करें तो वहां पे ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इनएक्सपेंसिव. सो द कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस इन arbitration आर ऑल्सो मच लेस देन इन litigation. The arbitration fees usually are around 2% of the claim value or less in institutional arbitration. The other incidental expenses are also moderate and low. तो ये arbitration process हमारा inexpensive in nature भी होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा promote goodwill. So arbitration is a process of goodwill and it helps promote friendly trade relations between the parties. तो ये मैंने आपको बताया भी था कि अगर पार्टीज आर्बिट्रेशन प्रोसेस को फॉलो करती हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो आगे इम्प्रूव ही होते हैं, ना कि लिटिगेशन की तरह कि वहां पे बिटरनेस क्रिएट हो जाती है, राइट। So the arbitrator is a person chosen by the parties themselves on the basis of their faith and confidence in him. तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जो आर्बिट्रेटर है वो कौन अपॉइंट करती हैं, दोनों ही पार्टीज या जो भी पार्टीज अपना डिस्प्यूट सेटल करवाना चाहती हैं वो ही उसे अपॉइंट करती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो उनके ट्रेड रिलेशंस हैं वो अच्छे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साउंड एंड कोजेंट decision. So in arbitration it is possible to choose a person having knowledge and experience in particular line of trade. This helps in avoiding the necessity of expert witnesses for educating the judge or for proving trade customs and practice. अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जो हमारा आर्बिट्रेटर होता है जिसको दोनों ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज अपॉइंट करती हैं डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, वो काफ़ी एजुकेटेड होता है उस पर्टिकुलर फील्ड में, उसको तभी अपॉइंट करा जाता है, उसको पूरी नॉलेज रहती है, पूरा एक्सपर्टाइज रहता है। तो यहाँ पर उसे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो एक फेयर डिसीजन, एक साउंड और कोजेंट, एक वैलिड डिसीजन प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर वही हम लिटिगेशन से ऐसे कंपेयर करें तो वहाँ पे जो जज होते हैं जो कोर्ट में, वो ज़रूरी नहीं है कि उनके पास उतनी ज़्यादा नॉलेज हो इंटरनेशनल बिजनेस की। तो वहाँ पे क्या ज़रूरत होती है, एक एक्सपर्ट विटनेस की जो कि जज को सब चीज़ें एक्सप्लेन करे, सब चीज़ समझाए, उसके बाद वो कोई डिसीजन दे पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इतना समझाने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा फेयर डिसीजन कोई दे सकता है, क्योंकि जो उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में पूरी नॉलेज रखता है, उसके लूप होल्स के बारे में जानता है, वही एक साउंड और कोजेंट डिसीजन प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइवेसी. Arbitration proceedings are not open to public and arbitrators' decisions are not published in law report like the court decisions. Therefore, arbitration preserves the privacy and trade secret of the
पार्टी। तो ये भी पॉइंट आपका जस्ट ऑपोजिट है लिटिगेशन से, क्योंकि लिटिगेशन में क्या होता है कि आप कोर्ट जाते हैं अपने डिस्प्यूट्स को सेटल कराने, तो जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो पब्लिक डोमेन के अंदर रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो कंपनी की इमेज है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, राइट। लेकिन अगर वहीं आर्बिट्रेशन की बात करें तो आर्बिट्रेशन में जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं होती हैं और ना ही कोई लॉ रिपोर्ट में उन्हें पब्लिश किया जाता है। तो यहाँ पे इजीली प्राइवेसी और सीक्रेसी को भी मेंटेन किया जा सकता है, जिसकी वजह से जो कंपनीज की इमेज है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए सारी ही सेशंस की, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल आपको प्रोवाइड कर रखा है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारी की सारी पीडीएफ आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। So in the case of international transactions, arbitration can take place either in the exporters or the importers country. It is therefore necessary to have a legal system for recognition and enforcement of arbitral award given in another country. The International New York Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1957 has been ratified by 40 countries which recognize and enforce arbitral awards given in the countries which are signatories to this convention. तो अभी तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन प्रोसेस क्या होता है और आर्बिट्रेटर का क्या रोल होता है, ठीक। अब जो ये हमारा आर्बिट्रेशन प्रोसेस है, या तो ये एक्सपोर्टर की कंट्री में हो सकता है और या तो इंपोर्टर की कंट्री में हो सकता है, ठीक है। अब इसको लेके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए गए हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें इंटरनेशनल न्यूयॉर्क कन्वेंशन की, जो कि बताती है रिकॉग्निशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड 1957, इसमें आपकी कुछ 40 कंट्रीज हैं जो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और जो भी ये कंट्रीज इसके अंदर आती हैं, जो भी इसकी सिग्नेटरीज हैं, अगर इन कंट्रीज के अंदर ये आर्बिट्रल अवार्ड्स या जजमेंट या डिसीजन होते हैं तो उनको माना जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिंपल सा कहने का ये है कि जो हमारा न्यूयॉर्क कन्वेंशन है इसके अंदर 40 कंट्री सिग्नेटरी हैं जिन्होंने अपना कंसेंट दिया है कि वो इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को मानती हैं, ठीक है। और जो भी आर्बिट्रल अवार्ड्स इन 40 कंट्रीज के अंदर होगा उनको एक्सेप्ट किया जाएगा और उन्हें एनफोर्स भी करा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं लॉ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स इन इंडिया, कि फॉरेन अवार्ड या फॉरेन जजमेंट अगर इंडिया में दिया जाता है तो उसकी इन्फोर्सेबिलिटी किस तरह से होगी, ठीक। सो कंट्रीज विच आर पार्टीज टू एनी ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन हैव टू पास implementing legislation giving effect to the respective convention. India, which is a party to the 1927 Geneva and the 1958 New York Convention, has enacted the Arbitration Protocol and Convention Act 1927 and Foreign Awards Recognition and Enforcement Act 1961 respectively, giving effect to the two conventions. The provision of the two acts are made applicable to foreign awards made in such countries as are notified by the government from time to time in the official gazette under the respective act. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर इंडिया के अंदर कोई फॉरेन अवार्ड्स या फिर कोई जजमेंट दिया जाता है तो दो ऐसे कन्वेंशंस हैं जिनके प्रोविजंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही फॉरेन अवार्ड्स दिया जाएगा। मतलब जो भी जजमेंट है वो उन दो कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। और कौन से दो कन्वेंशंस? द आर्बिट्रेशन प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशन एक्ट ऑफ 1927 एंड द फॉरेन अवार्ड्स रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट एक्ट 1961। और गवर्नमेंट अगर इसमें कुछ टाइम टू टाइम चेंजेस करती रहती है तो उसके बारे में नोटिफाई किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर डिसीजन या जजमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया में फॉरेन अवार्ड्स को किस तरह से एनफोर्स किया जाता है, इसका क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। सो एनी पर्सन इज इंटरेस्टेड इन अ फॉरेन अवार्ड में अप्लाई इन राइटिंग टू एनी कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अवार्ड, पेइंग दैट द अवार्ड बी फाइल्ड इन द कोर्ट। तो अगर कोई भी पर्सन फॉरेन अवार्ड के लिए इंटरेस्टेड है तो उसको कोर्ट में अप्लाई करना होगा और किस कोर्ट में?
जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर ध्यान देता है या फिर सब्जेक्ट मैटर के लिए एंटाइटल्ड है, उसके पास उस चीज का जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, वहां पे उसको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। The application shall be numbered and registered in the court as a suit between applicant as plaintiff and the other parties as defendants। तो आपको ये केस कहाँ लाना होगा, कोर्ट में, और जो भी अप्लाई कर रहा है इसके लिए वो कौन है, एप्लीकेंट। और एप्लीकेंट क्या कहलाता है, प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब ये होता है कि जो भी पर्सन कोर्ट तक उस पर्टिकुलर केस को ला रहा है वो होता है हमारा प्लेंटिफ, ठीक है। एंड अदर पार्टीज कौन सी हो गई, हमारी डिफरेंट, जो खुद को डिफेंड करेंगी, ठीक। द कोर्ट शैल डायरेक्ट नोटिस टू बी गिवन टू द पार्टीज रिक्वायरिंग देम टू शोकेस व्हाई द अवार्ड शुड नॉट बी फाइल्ड। Thereupon, the court, on being satisfied that the foreign award is enforceable under the Act, shall pronounce judgment according to the award. Upon the judgment so pronounced, a decree shall follow, and no appeal shall lie from such decree except in so far as the decree is in excess of or not in accordance with the अवार्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, आर्बिट्रेशन की। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, जो आर्बिट्रेटर होता है वो अपना जजमेंट या डिसीजन देता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या सीन होता है कि जो भी हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं, कोर्ट उनको इंडिविजुअली नोटिस भेजता है और उनसे पूछता है कि जो भी आपको डिसीजन दिया गया है इसको हम इन्फोर्स क्यों ना करें, इसको फाइल क्यों ना करा जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है कि जो भी कोर्ट है उसको सेटिस्फाई करे अपने आंसर से कि जो भी आर्बिट्रेटर ने आपको डिसीजन दिया है उसको फाइल करने की जरूरत क्यों नहीं है। अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, मान लेता है और उनको लगता है कि जो भी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन दिया गया है, तो कोर्ट भी अपना जजमेंट उसके अकॉर्डिंग ही दे देता है, जो भी जजमेंट आपने आर्बिट्रेटर ने दिया होगा, ठीक। लेकिन अगर आर्बिट्रेटर का जो दिया हुआ डिसीजन है कोर्ट उसको वैलिड नहीं मानती है या एक्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं मानती है, तो वहां पे कोर्ट अपना अलग डिसीजन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब लास्ट लाइन क्या कह रही है कि जो भी जजमेंट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो भी जजमेंट बता दिया गया वो क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा। और जब ऑर्डर बन जाएगा तो उसके ऊपर कोई भी अपील नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस कि जो भी डिसीजन दिया गया है वो अवार्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब कि जो आपका डिक्री है इसका क्या मतलब होता है कि जो भी ऑफिशियल ऑर्डर है जो लॉ में इन्फोर्सेबल है, ठीक है। तो अगर जो जजमेंट दे दिया गया वो लॉ में इन्फोर्स हो गया और जब लॉ में इन्फोर्स हो गया तो आप इसके ऊपर अपील नहीं कर सकते। और कब तक नहीं अपील कर सकते, जब तक आपका जो आर्बिट्रेटर ने जो डिसीजन दिया था वो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट करे। अगर कॉन्फ्लिक्ट करता है तो आप फर्दर अपील कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं एनफोर्समेंट ऑफ इंडियन अवार्ड्स इन फॉरेन कंट्रीज। इंडियन अवार्ड्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज में किस तरह से एनफोर्स होंगे। सो इट इज अंडरस्टूड दैट अवार्ड्स मेड इन इंडिया विल बी सिमिलरली एनफोर्सेबल in foreign countries which are parties to any of international conventions relating to enforcement of foreign awards according to the provisions of respective conventions. However, enforcement of awards in countries which do not adhere to either the 1927 or the 1961 convention or other similar international regulations is somewhat more difficult. The enforcement of awards in such other countries would largely depend on the principles of private international law, which might meet the considerable difficulties. अब यहाँ पर सिंपली ये कह रहा है कि जिस तरह से इंडिया के अंदर फॉरेन अवार्ड्स को इन्फोर्स किया जाता है उसी तरीके से इंडियन अवार्ड्स को भी फॉरेन कंट्रीज में एनफोर्स किया जा सकता है। अब जो भी हमारी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, जो भी हमारी सिग्नेटरीज हैं डिफरेंट लॉज के अंदर, डिफरेंट इंटरनेशनल लॉज के अंदर जो इंडिया के साथ हैं उसमें, तो वहाँ पे हम इजीली इंडियन अवार्ड्स को एनफोर्स कर सकते हैं। जैसे कि आपका 1927 या 1961 के जो कन्वेंशंस अगर उनके अंदर जो कंट्रीज आती हैं तो वहाँ पे इंडियन अवार्ड्स को इजीली एनफोर्स किया जा सकता है। लेकिन जो कंट्रीज 1927 या 1961 के कन्वेंशंस को नहीं मानती, उन्हें नहीं एक्सेप्ट कर रखे हैं, तो वहाँ पे इंडियन अवार्ड्स को एनफोर्स करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो ऐसी जगह पे जो भी प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज हैं उन्हें ही आगे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और आज का हमारा सेशन यहीं तक था।
और आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपने फीडबैक भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।